हेलो, मैं विनोद जायसवाल एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसफार्मर चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा। चैप्टर 7 का एक पार्ट है जो कि हर बार एग्जामों में पूछा जाता है। कुछ ना कुछ यहाँ से आपका आएगा, या तो ट्रांसफार्मर में अंतर आएगा, या फिर ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल, या ट्रांसफार्मर से रिलेटेड न्यूमेरिकल। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो ये इस चैप्टर का मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बहुत ही बेसिक से समझना है हमको, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग होते हैं, है ना। हम लोग रास्ते में चलते रहते हैं तो ट्रांसफार्मर देखते हैं, लेकिन सिर्फ जानते हैं कि विद्युत धारा का बस सप्लाई करता है ना। उसके मेन पार्ट्स को हम लोग समझ नहीं पाते। तो आज उसके मेन पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स एंड एक्सटर्नल पार्ट्स, दोनों को बहुत ही बेसिक से समझेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर ये आप लोग के सिलेबस में भी है क्लास 12 के, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर। पिछली क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक ही बताया था ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन वगैरह, है ना। तो याद है आप लोगों को किसे कहते हैं ट्रांसफार्मर? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ट्रांसफार्मर क्या है? एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत शक्ति में बिना परिवर्तन किए प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा या घटा देती है। एक शब्द और है, बिना फ्रीक्वेंसी में चेंजेस के। मतलब इसमें क्या होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी हमारा कांस्टेंट रहेगा। ट्रांसफार्मर का बेसिक वर्क क्या है? वोल्टेज को या तो बढ़ा देगा या फिर घटा देगा, बिना पावर में चेंजेस किए। और फ्रीक्वेंसी, पावर एंड फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, सिर्फ वोल्टेज लेवल अप या डाउन होता है। तो ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन क्या हुआ? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो बिना शक्ति में परिवर्तन किए प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा या घटा देती है, उसे हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आप लोग को आया समझ में। नेक्स्ट है हमारा उसका प्रिंसिपल, कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ट्रांसफार्मर में आप लोग को इससे पहले क्या बताया था? एक होता है सेल्फ इंडक्शन, दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण, स्वयं में प्रेरण उत्पन्न होता है। दूसरा क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण में हमको दो वाइंडिंग की आवश्यकता होती है ना। तो प्राथमिक वाइंडिंग में हम लोग विद्युत धारा के मान में चेंजेस करते थे, तो फ्लक्स के मान में क्या होता था? चेंजेस होता था, जिससे वो सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता था, जिससे उसमें धारा प्रवाहित होने लगती थी। सेम वही प्रिंसिपल है यहाँ पे, बेसिक प्रिंसिपल को समझो। ये हमारा क्या है? प्राथमिक कुंडली। ये क्या हमारा? प्राथमिक कुंडली। इस प्राथमिक कुंडली में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? धारा के मान में चेंजेस करेंगे तो फ्लक्स में चेंजेस होगा। अब फ्लक्स में चेंजेस होने के बाद ये द्वितीय कुंडली में क्या होगा? विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? प्रेरित हो जाएगा। और विद्युत वाहक बल प्रेरित होने से क्या होता है? हाँ, उसमें कुंडली में क्या होते हैं? धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इससे क्या समझे हम कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के में धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? फ्लक्स के मान में चेंजेस होगा, जो द्वितीय कुंडली में क्या होगा? विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, जिसके कारण उसमें प्रेरण धारा प्रवाहित हो जाएगा, ठीक है। तो यह उसका क्या हो जाएगा? अन्योन्य प्रेरण के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये भी पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। आप टर्मिनोलॉजी को बिल्कुल याद रखा करो, क्योंकि आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हिंदी वर्ड बहुत कम मिलेंगे, है ना। तो दोनों वर्ड को याद रखो, है ना। बाइलिंगुअल आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर के ये क्या है? इंटरनल पार्ट्स, है ना। एक्सटर्नल के तो बहुत भाग होते हैं, ये इंटरनल पार्ट्स के मुख्य भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं? पटली स्रोत, दूसरा होता है प्राथमिक कुंडली, और तीसरा होता है द्वितीय कुंडली, ठीक है। तो पटली स्रोत क्या होता है? ये होता है हमारा ट्रांसफार्मर कोड, इसी को बोलते हैं पटली स्रोत। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? एक मोटे धातु को नहीं लेते हैं, है ना। जनरली किस चीज का बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है ना। नर्म लोहे को एक मोटे चादर को यूज नहीं करते, इसको क्या करते हैं? छोटे छोटे पत्तियों में, पार्ट्स में क्या रहता है? डिवाइड रहता है। उन पत्तियों को क्या करते हैं? बंडल बना लेते हैं। मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, इसको ऐसे शेप दे दिया जाता है, ये। और दूसरा पार्ट हमारा क्या है? ये
इस तरह से क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर को छोटे छोटे रोड बनाए जाते हैं उसको, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पटली क्रोड, है ना। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सब क्या है, क्रोड है, छोटे छोटे ब्लेड को क्या किया गया है, उसमें जोड़ करके बनाया गया है ना। इससे एक ये भी फायदा है, क्या फायदा होता है बताओ। इससे पहले मैं आपको पढ़ाया था भंवर धारा उत्पन्न, जो भंवर धारा होगा ना, वो लॉसेस होता है ना, उसको क्या करेगा, कम करेगा, है ना। एक होता है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, है ना। तो प्राइमरी वाइंडिंग उस वाइंडिंग को बोलते हैं जिसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, है ना। ये हमारा क्या है, सोर्स है, यहीं से हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा, हाँ, यहीं से सप्लाई दिया जाता है। इस ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में क्या किया जाता है, सप्लाई दिया जाता है। दूसरा हमारा क्या है, द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली से हमको क्या मिलेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या मिलता है, आउटपुट, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, निवेशी धारा, है ना, या फिर निवेशी वोल्टेज, यहाँ से देंगे। फिर ये क्या होगा हमारा निर्गत वोल्टेज, है ना, यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसफार्मर के इंटरनल पार्ट्स, है ना। इंटरनल के मुख्य 3 भाग होते हैं, ठीक है। कैसे इसमें विद्युत धारा सप्लाई होगा, ये प्राथमिक कुंडली में हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जिससे क्या होगा, फ्लक्स, ये देखो, ये जो बना है ना, ये क्या हो रहा है, इसके ब्लेड पे अल्टरनेटिंग क्या हो रहा है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है, कैसे, है ना, अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट हो रहा है, जिससे फ्लक्स के मान में क्या होगा, चेंजेस होगा, जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा और क्या होगा, इसमें भी धारा प्रवाहित होने लगेगी, जिसके थ्रू हम लोग फिर आउटपुट से सप्लाई लेंगे, ठीक है। एक यहीं पर क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई यूज क्यों नहीं होता, तो बता सकते हो आप क्यों नहीं यूज करते डीसी, बताओ धीरज, डीसी सप्लाई क्यों नहीं यूज किया जाता। हाँ, कुछ हद तक ठीक बोले। ये कि क्या होता है, अगर डीसी सप्लाई देंगे ना, तो फ्लक्स के मान में क्या होगा, जैसे एसी सप्लाई दे रहे हैं, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है। अगर हम लोग डीसी सप्लाई देंगे तो सिर्फ एक ही मिलेगा, एक ही डायरेक्शन में, जो क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में ही रहेगा वो धारा, सेकेंडरी तक जा ही नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग बहुत ज्यादा हीट होगा, एक समय के बाद वो जल जाएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई हम लोग यूज नहीं करते, या उसका मुख्य कारण है ना। 1 या 2 नंबर के मार्क्स में पूछा जा सकता है ये, और ये जनरली पूछा ही जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोग को। अब आते हैं इसके हम लोग एक्सटर्नल पार्ट में, है ना, बाहरी भाग, ट्रांसफार्मर के बाहरी भाग में क्या क्या होते हैं, जो हम लोग देखते हैं ना जनरली, उस पार्ट्स को समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन फ्यूचर में आपका बहुत ही काम आने वाला है। कोई टेक्निकल फील्ड में जाएगा उसको तो जरूरत पड़ेगा ही, ठीक है, नॉन टेक्निकल के लिए भी है, तो चीज़ों को जानना जरूरी है। ये होता है हमारा ट्रांसफार्मर का बाहरी हिस्सा। इंटरनल को तो हम लोग जान गए, इंटरनल में क्या क्या होता है, ये उसका क्या होता है, बाहरी हिस्सा। इसमें पार्ट्स को समझो आप लोग, इसको क्या बोलते हैं। सबसे ऊपर में आप लोग देखे होंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर एक टैंक जैसे लगा रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटर टैंक। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटर टैंक, ठीक है। देखिए ऑयल को कंजर्व करके रखता है, ठीक है। अभी सबका मैं फंक्शन बताऊंगा, अभी मैं आपको नाम बता रहा हूं। ये होता है पीआरवी। पीआरवी मतलब होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। जैसे कि कुकर में प्रेशर आता है तो क्या होता है, सीटी बजता है, प्रेशर उसका निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार ट्रांसफार्मर में अगर कुछ भी हीट होता है या ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होकर के प्रेशर बनाएगा, तो ब्लास्ट होने के पहले ये क्या करेगा, प्रेशर से रिलीज कर देता है, तो ट्रांसफार्मर को ब्लास्ट होने से बचाता है, ठीक है। एक होता है, ये ट्रांसफार्मर का हमारा क्या है, ये वाला मेन पार्ट है, ये वाला हिस्सा है ना, मेन टैंक है ये। ट्रांसफार्मर का क्या है, मेन टैंक। मैं क्या टैंक बताया, एक बताया कंजर्वेटर टैंक और दूसरा क्या बताया, मेन टैंक, ट्रांसफार्मर का मेन टैंक, ठीक है। और कंजर्वेटर टैंक एंड ट्रांसफार्मर के बीच में क्या लगा रहता है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज रिले। आप लोग को नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब चीजों को समझेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। हर पार्ट्स को जानोगे आप। कंजर्वेटर टैंक के ऊपर ये लगा रहता है ब्रीदर। क्या लगा होता है,
ब्रीदर, और उस ब्रीदर में क्या रहता है, सिलिका जेल। क्या रहता है, सिलिका जेल, है ना। जैसे कोई भी हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे शूज खरीद लिए या फिर बैग खरीद लिए, कोई भी चीज खरीदते होंगे तो एक देखना, एक कागज के रेपर में बैग जैसा रहता है, उसमें भरा रहता है सिलिका जेल, है ना। कई लोग उसको समझ नहीं पाते, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है करके रख भी लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका काम क्या है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, है ना। उस चीजों में मॉइस्चर ना आए, नमी ना रहे चीजों को, तो क्या करता है, चीजों को खराब होने से वो बचाता है, मॉइस्चर को अंदर नहीं, ड्राई बना के रखता है उसको, है ना। तो यहाँ पर भी उसका वर्क है, ब्रीदर बता दिया। इसके नीचे में क्या रहता है, एक ऑयल रहता है ना, ट्रांसफार्मर ऑयल ही रहता है जो ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, ठीक होता है। इसको बोलते हैं हम लोग कूलिंग ट्यूब्स। कूलिंग ट्यूब्स, ठीक है। और भी चीजें रहते हैं ट्रांसफार्मर में, जैसे कि फैंस भी लगे होते हैं, है ना। उसके वाइंडिंग बहुत ज्यादा जब हीट हो जाता है ना, तो उसको एक अलार्म जनरेट होता है जिससे उसको क्या कर सके, कूल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर का मेन टैंक, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक में क्या होता है, मान लो ट्रांसफार्मर का हमारा ये वाला पार्ट है मेन टैंक, इसमें क्या रहता है, वाइंडिंग रहता है दोनों साइड, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें क्या रहता है, पूरा ऑयल भरा रहता है ट्रांसफार्मर, है ना। इसमें क्या रहता है, ऑयल भरा रहता है, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर के उस मेन टैंक को अगर थोड़ा भी गैप मिला तो वहां पे कोर लॉसेस बिल्कुल आ ही जाएगा, है ना। तो कोर लॉसेस से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसके एक तो लेमिनेट भी रहता है, सभी प्लेट्स क्या रहते हैं उसके अंदर के, लेमिनेशन भी रहता है, और दूसरा क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का उसके अंदर एयर ना रहे, कोई गैप ना रहे, जिससे कोर लॉसेस ना बढ़े, इसलिए क्या करते हैं, पूरा उसको तेल में डुबा दिया जाता है ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स को, जिसमें क्या क्या रहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और कोर, नर्म लोहे का क्रोड रहता है ना। उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल अलग से आता है ट्रांसफार्मर के लिए, उस ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, पूरा भरा रहता है ना। यहाँ पे क्या रहता है, पूरा ऑयल भरा रहता है। दूसरा काम क्या है ट्रांसफार्मर का, ये जो उसके वाइंडिंग है उसको क्या प्रोवाइड करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, मतलब वाइंडिंग ज्यादा हीट होगा उससे इंसुलेशन देगा, ऑयल का काम है इंसुलेशन देना, है ना। तो वाइंडिंग को हीट होने से ज्यादा हीट होता है ना, तो कूलिंग ही करता है, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर आता है, मतलब यहाँ पे आपका क्या है, पूरा ट्रांसफार्मर ऑयल डला हुआ है और वाइंडिंग में डूबा हुआ है। ये क्या है हमारा बुशिंग, इसमें क्या करते हैं, सप्लाई को 3 फेस रहता है ना, जो रेड येलो ब्लू RYB, उन तीनों सप्लाई को लिया जाता है, उसको बुशिंग बोलते हैं, है ना। फिर क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक में भी ट्रांसफार्मर ऑयल डला रहता है, लेकिन पूरा नहीं डला रहता, है ना। कितना रहता है, लगभग 75% या कहीं कहीं तक 50%। ये एक्यूरेट तो नहीं बता सकते, कहीं कहीं पे 75 भी यूज कर लेते हैं, 50 भी यूज कर लेते हैं। इतना क्यों यूज करते हैं, उसको भी फुल क्यों नहीं रखते हैं, एक रीजन उठता है ना कि कंजर्वेटर टैंक को फुल क्यों नहीं भरते, बताओ। देखो इसमें भी ब्रीदर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर, हर चीजों में क्या होता है, अगर सप्लाई जा रहा है तो वाइंडिंग हीट होगा तो ऑयल का क्या होगा, एक्सपांसन होगा। ऑयल का एक्सपांसन होगा तो जगह तो ढूंढेगा ना, एक्स्ट्रा जगह, तो उस समय क्या होता है, ट्रांसफार्मर में जगह नहीं रहेगा, कोई भी चीज में अगर प्रेशर दे दी जगह नहीं रहे तो ब्लास्ट नहीं हो जाएगा। तो क्या होता है, ऑयल के एक्सपांसन के लिए यहाँ पर लगभग 25% छोड़ा जाता है, ताकि ऑयल का लेवल बढ़े तो उस चीज को क्या कर सके, हाँ बचा सके, ब्लास्ट होने से बचा सके। इसलिए कंजर्वेटर टैंक में क्या करते हैं 75, और ऑयल भी वहीं से डाला जाता है ना। ट्रांसफार्मर में ऑयल डालने का कोई जगह नहीं है, कंजर्वेटर टैंक से ही ऑयल को फिल किया जाता है, और निकालने के लिए नीचे में वाल्व दिया रहता है, निकालने के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक, इन दोनों के बीच में रहता है एक ग्लूकोज रिले, जो मैं आपको बताया था, ये वाला क्या है, ग्लूकोज रिले। इसका काम क्या है, ये कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर जो मेन टैंक है, इन दोनों के बीच में लगाया जाता है। ये क्या करेगा, जैसे बहुत ज्यादा ओवरलोड का कंडीशन आ गया है ना, बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, तो वहां पर ग्लूकोज रिले में क्या रहता है, पारा रहता है, पारा डला रहता है। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा क्या होगा, पारा के माध्यम से वो स्विच को क्या कर देगा, स्विच कर देगा, जिससे हम जो स्विच यार्ड रहता है हमारे CSCB में पैनल में, वहां पर क्या चले जाएगा, इसका अलार्म चले जाएगा,
है ना। अलार्म जैसे ही जाएगा तो इसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा ट्रांसफार्मर। वो क्या देता है, एक सिग्नल देता है ना। बुकोज रिले का और भी बहुत सारा यूज है, जैसे कि बहुत ज्यादा हीट हो गया तो ये क्या अलार्म देगा, अलार्म देगा तो फैन को एक्टिवेट कर देंगे, है ना, जिससे क्या होगा, वाइंडिंग तुरंत ठंडा हो जाएगा। कंटिन्यू बहुत सारे फैन लगे होते हैं, कंटिन्यू उसको सप्लाई दिया जाता है ना। और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है लगभग 70 टू 75 तो नहीं बोल सकता, 65 टू 70। जैसे ही 70 में आएगा अलार्म जनरेट हो जाता है, फिर उसको क्या क्या दे देता है, फैन ऑन हो जाता है, वो कूलिंग करने लगता है। एक और माध्यम है कूलिंग का, जिसको मैं बोला था रेडिएटर। रेडिएटर क्या रहता है, पतला पतला ब्लेड रहता है, जिसमें से क्या होगा, ऑयल एकदम बारीक धीरे 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 नीचे ड्रॉप होते जाएगा, और वही क्या होगा, कूलिंग होकर के मेन ट्रांसफार्मर में जाएगा। हीट होता है, हीट होने के बाद इस चेंबर में आता है ना, और सर्कुलेशन के माध्यम से क्या होते जाता है, वो ठंडा होने लगता है। तो इसके माध्यम से भी किया जाता है, और फैन के माध्यम से भी किया जाता है। फिर आता है कंजर्वेटर टैंक के ऊपर ये जो लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रीदर। ब्रीदर का अर्थ क्या होता है, सांस लेना, है ना, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो भाई जब छोड़ते हैं तब तो ठीक है, ये भी छोड़ता है, एक्सपांड होता है ना ऑयल का, तब तो ठीक है। लेकिन जब सब करता है, जब खींचता है वापस, उस समय क्या होगा, मॉइस्चर आएगा और धूल के कण आएगा। तो इसीलिए क्या लगा रहता है यहाँ पर, सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, अंदर में नहीं जाने देता। ट्रांसफार्मर ऑयल एकदम ड्राई होना चाहिए, उसमें एक भी प्रकार का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो ये ब्रीदर का काम, सिलिका जेल लगा रहता है उसमें, वो मॉइस्चर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और धूल के कणों को ये कंट्रोल नहीं कर पाता है, सिर्फ मॉइस्चर को कंट्रोल करता है ना। तो उसके नीचे में एक छोटा सा देखना प्लेट टाइप का लगा रहता है, उसमें ऑयल भरा रहता है। अब आप लोग जाओगे ना कहीं रास्ते में, तो बहुत ध्यान से देखना, या कोई किसी बड़े सीएससी में जाओगे तो उन चीज़ों को आप समझोगे, वाकई में है वो चीज़ आपको मिलेगा, आप जाओगे, है ना। उसके नीचे में क्या रहता है, एक ऑयल रहता है। ऑयल क्या कर सकता है, ऑयल धूल के कण को रोक सकता है ना। तो ये क्या कर देगा, मॉइस्चर को रोकेगा सिलिका जेल, और ऑयल जो है वो धूल के कण को अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, ये क्या हो गया ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग। ये वो जो रहता है, ये अलार्म रहता है, इससे क्या हम लोग टेम्परेचर देखें, है ना, कि वाइंडिंग कितना हीट हो रहा है वो बता देता है। ठीक है, फिर अलार्म चले जाता है, अलार्म के थ्रू फैन ऑन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर के प्रकार तो आप लोग जानते हैं, है ना। दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है ना। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, है ना, जो क्या करेगा, वोल्टेज लेवल को बढ़ा देगा। और दूसरा क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। ये क्या कर देता है, कम कर देता है ना। अपचाई का मतलब होता है वोल्टेज लेवल को बढ़ा देना। इसका उपयोग कहाँ पर करते होंगे, जैसे कि विद्युत का जहाँ पे क्या होता होगा, उत्पादन होता होगा, है ना। उस समय तो बहुत ही कम होता होगा, उसको क्या करते हैं हम लोग, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के थ्रू उस वोल्टेज लेवल को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इसका वहाँ पर उपयोग होता है, जैसे ट्रांसमिशन, ये घरों में सप्लाई नहीं आएगा, घरों में सप्लाई के लिए नहीं है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज लेवल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये ज्यादातर जनरेशन में रहता होगा, जहाँ विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और दूसरा ट्रांसमिशन में, है ना। मान लो अगर पावर सप्लाई 11 kV का जनरेट हुआ, 11 kV जनरेट कर लिया विद्युत उत्पादन, तो उसको हमको 132 kV में लाना है, तो क्या करेंगे, उसको 132 kV, अगर मान लो 11 kV का उत्पादन किया, जनरेशन किया, इसको मेरे को 132 kV में क्या करना है, ऊंचाई करना है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाएगा। स्टेप अप में क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग हमारा कम रहेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग ज्यादा रहेगा। जिधर वाइंडिंग ज्यादा रहेगा उधर का वोल्टेज क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, है ना। तो जनरेशन एंड ट्रांसमिशन में क्या करते हैं हम लोग, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, है ना। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, एक तो वाइंडिंग से देख करके समझ सकते हो, है ना। जैसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तो देखो यहाँ पर वाइंडिंग, नंबर ऑफ वाइंडिंग ज्यादा है, ज्यादा दिख रहे हैं, और ये प्राथमिक कुंडली में क्या रहेगा, वाइंडिंग कम रहेगा। दूसरा क्या मिलता है आपको, अपचाई में। अपचाई में क्या होगा, प्राथमिक कुंडली हमारा ज्यादा रहेगा। जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ना, ये जो बिजली ऑफिस बोलते हैं आप लोग, वहां पर क्या रहेगा, अपचाई ट्रांसफार्मर यूज होगा, क्योंकि वहां से क्या होता है, बिजली ऑफिस से हमारे घरों तक सप्लाई आता है। तो वहां पर तो 33 kV होगा, 11 kV होगा। वो क्या करेगा, 11 kV को आपका या तो 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, या फिर 3 फेज में आएगा ना, या आपके 3 फेज में 440 वोल्ट आता है। उसके बाद आप लोग 2 फेज लेकर के 230 वोल्ट को यूज करता है, कोई तीनों फेज को यूज करता है। सिंगल फेज जो यूज करेगा उसके लिए 230 वोल्ट आएगा,
और जो 3 फेज यूज करता है जैसे एसी के लिए लेते हैं ना एयर कंडीशनिंग के, तो उसके लिए हमको क्या सप्लाई रहता है 440 वोल्ट का जरूरत पड़ता है। तो इन चीजों के लिए क्या पड़ा ट्रांसफार्मर का अपचाई ट्रांसफार्मर, तो दोनों का उपयोग है ऊंचाई ट्रांसफार्मर एंड अपचाई ट्रांसफार्मर। आप इसमें अंतर भी लिख सकते हैं, एक तो वाइंडिंग को बता सकते हैं नंबर ऑफ वाइंडिंग्स कम रहते हैं ज्यादा रहते हैं करके, दूसरा क्या बता सकते हैं जिधर वाइंडिंग ज्यादा रहेगा उधर वोल्टेज का मान ज्यादा रहेगा, और वोल्टेज का मान ज्यादा है तो धारा का मान कम रहेगा, है ना। ये आप समझ सकते हैं, इसमें अंतर भी पूछा जाता है ना, तो अंतर को भी याद रखें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियां। ये 4 प्रकार की हानियां होती है ट्रांसफार्मर में। पहला कौन सा हानि है ताम्रहासिस, जो हमारे ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग बने होते हैं ना, ये क्या होते हैं कॉपर के होते हैं ना। तो कॉपर में क्या होगा अगर कंटिन्यूस में सप्लाई दिया जाएगा तो क्या होगा हीट होगा ना, तो उस हीट में होने वाले तांबे में जो हानि होती है इसको क्या बोलते हैं ताम्रहासिस, है ना, या कॉपर लॉस बोलते हैं। दूसरा होता है चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण मतलब नाश होना, है ना। तो जब इसमें सप्लाई दिया जाता है, इसको अगर विद्युत सप्लाई दिया जाए, है ना, अल्टरनेटिंग सप्लाई दिया जाएगा, तो ये फ्लक्स क्या होता है ऐसे कोर में जनरेट होता है ना। तो कभी कभी क्या हो जाता है एयर गैप की वजह से उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग तक नहीं पहुंच पाता फ्लक्स, है ना, जिसके कारण क्या होता है फ्लक्स का भी क्षरण होता है, तो उसको होने वाली लॉसेस को बोलते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण होता है। एक होता है लव लॉसेस, है ना, तो उसके क्रोड जो बन रहता है ना पट्टी क्रोड, उसमें क्या हो जाता है भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। भंवर धारा आप लोगों में पढ़ा चुका हूं। तो भंवर धारा का मान क्या होता है जैसे जैसे बढ़ता जाता है क्या होता है वाइंडिंग बहुत ज्यादा हीट होने लगती है, इसीलिए तो हम लोग क्रोड को क्या बताते हैं पतली बनाए जाते हैं और मोटा बनाए जाते हैं। तो मोटा बनाने से क्या होता है उसका प्रतिरोध अधिक हो जाता है, प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा के मान को क्या किया जा सकता है कम किया जा सकता है ना। तो इस लॉसेस को क्या बचाया जा सकता है पतली क्रोड करके। और एक होता है हिस्टेरेसिस लॉसेस, है ना, हिस्टेरेसिस लॉसेस ये थोड़ा अलग टाइप का होगा आप लोग के लिए, है ना। हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होता है कोई आइडिया नहीं पता। हिस्टेरेसिस लॉसेस भी होता है जो एयर गैप की वजह से मैं आप लोग को बताया था ना, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अगर किसी प्रकार का गैप आया तो वो क्या करेगा उसका विरोधी धारा उत्पन्न कर देता है। क्या करता है विरोधी धारा उत्पन्न कर देता है, जो उसे मेन सप्लाई के धारा के मार्ग में क्या कर देता है अवरोध उत्पन्न कर देता है ना। मेन जो सप्लाई आता है ना तो थोड़ा भी अगर गैप मिला, मैं बोला था ना पहले ही ट्रांसफार्मर आयल में पूरा पैक कर दिया जाता है, थोड़ा भी अगर उसको गैप मिला वो क्या कर देता है एक विरोधी धारा उत्पन्न कर देता है, जिसको क्या बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस, है ना। ठीक है, तो ये आप लोग का ट्रांसफार्मर का हानि हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा उसका उपयोग में क्या क्या हो सकता है इसका। पावर सप्लाई में यूज करते हैं, हर सप्लाई में देखना पावर सप्लाई में ट्रांसफार्मर का मेन काम है पावर सप्लाई देना। पावर सप्लाई में होता है, दूसरा होता है रेडियो टेलीविजन फ्रिज मोटर, सब में देखना छोटा छोटा ट्रांसफार्मर लगा ही होता है ना। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स रहते हैं उस सब में क्या होता है ट्रांसफार्मर यूज होता है। तीसरा क्या है विद्युत धारा के संचरण में, जैसे कि पावर जनरेशन से हमको अगर ट्रांसमिशन लाना है ना, जैसे यहाँ पर हमारे बिलासपुर में सीएससीबी तिफरा है ना, पूर्व में क्या है विद्युत उत्पादन होता है, वहां से उत्पादन करके कहीं ना कहीं तो लाएंगे, तो वहां से हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में क्या होगा धारा का संचरण होगा। वहां पर फिर उसको क्या किया जाता है स्टेप डाउन करके छोटे छोटे नहीं घरों में नहीं आएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा जो बिजली ऑफिस रहता है ना हमारा, है ना, वहां जाता है, वहां से फिर क्या होता है हमारे घरों तक पहुंचता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर का कंप्लीट क्लास है। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।